हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ मोहम्मद आलिम। और आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। गाइस, मैं आपको बता दूं, ये जो नई पॉलिसी आई है इंडिया एक बहुत ड्रास्टिक चेंज ला सकती है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है बीजेपी गवर्नमेंट का इंडियन एजुकेशन को सुधारने के लिए। गाइस, ये जो इंडियन एजुकेशन पॉलिसी ये जो नई लॉन्च हुई है, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की एजुकेशन पॉलिसी से बहुत ज़्यादा मिलती है। गाइस, इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी 1986 में, जब गवर्नमेंट थी राजीव गांधी की। और उसी पॉलिसी को मॉडिफाई करा गया 1992 में, जब पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। और अब 34 साल बाद 2020 में ये पॉलिसी नई आई है जो बीजेपी गवर्नमेंट की थ्रू आई है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके इसके पॉइंट्स, और ये समझते हैं कि ये पॉलिसी अब तक की सबसे बेस्ट पॉलिसी क्यों है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, वो है राइट टू एजुकेशन। गाइस, जो प्रीवियस राइट टू एजुकेशन एक्ट था उसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स की लिमिट थी, जिसमें एजुकेशन जो इम्पॉर्टेंट थी स्टूडेंट्स के लिए, वो एज ग्रुप था 6 to 14। यानी कि जो 6 साल के स्टूडेंट्स से लेके 14 साल के स्टूडेंट्स थे उनके लिए एजुकेशन कंपलसरी था। बट अब ये जो 14 ईयर्स की एज की जो लिमिट है ये बढ़ाकर कर दी गई है 18 ईयर्स। यानी कि अब जो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है वो 18 ईयर्स तक की कर दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है एजुकेशन सिस्टम के लिए। गाइस, जो नेक्स्ट, तो जो कॉलेज तक बच्चों की रट्टा मारने की आदत ख़त्म नहीं होती थी, जो बचपन से उनमें आ जाती थी, अब उसे ख़त्म करने के लिए ये रोट लर्निंग हटाकर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करेगी। और ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस लाए जाएंगे एजुकेशन सिस्टम में, जिसके थ्रू ये रोट लर्निंग हट के और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ स्टूडेंट्स जाएँ। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट स्टेप लिया गया है वो लिया गया है स्कूलिंग स्ट्रक्चर को लेके। तो अब तक जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी में स्कूलिंग स्ट्रक्चर था वो था 10+2 बेसिस पे। इसका मतलब सिर्फ 12 साल ही काउंट होते थे एकेडमिक्स के। इसका मतलब यह फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक एंड 11th एंड 12th सिर्फ यही काउंट होता था। लेकिन अब इसको चेंज करके नया स्ट्रक्चर लाया गया है, वो है 5+3+3+4 बेसिस। इसका मतलब ये जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के पहले की पढ़ाई होती है, यानी कि प्री ग्रेड जो स्टडी होती है, अब उसे भी काउंट करा जाएगा, यानी कि नर्सरी, LKG और UKG। अब इसको जो 5+3+3+4 के जो स्ट्रक्चर में बांटा गया है, आइए अब उसे समझते हैं। सो गाइज, ये 5+3+3+4 और कुछ नहीं बल्कि नंबर ऑफ ईयर्स हैं, या फिर इनको आप फेज भी कह सकते हैं। तो जो सबसे पहला फेज़ है वो है 5 इयर्स का, जिसको हम बोल सकते हैं ये एक फाउंडेशनल फेज़ है। और जो दूसरा फेज़ है वो है आपका प्रिपरेटरी फेज़। और जो तीसरा फेज़ है वो है मिडिल फेज़। और जो फोर्थ फेज़ है वो है हाई स्कूल फेज़। तो जो फाउंडेशनल फेज़ है वो फर्दर सब डिवाइडेड है 3 इयर्स फेज़ में और 2 इयर्स फेज़ में। तो गाइस, जो 3 इयर्स है उसे हम बोल सकते हैं प्री स्कूल, और जो ये 2 इयर्स है इसे बोल सकते हैं क्लास 1 एंड क्लास 2। और जो नेक्स्ट आता है वो है 3 इयर्स फेज़, वो है क्लास स्टैंडर्ड 3 से लेके स्टैंडर्ड 5 तक के लिए। जो उसके बाद नेक्स्ट 3 इयर्स आते हैं वो है स्टैंडर्ड 6 से स्टैंडर्ड 8 तक के लिए। और जो नेक्स्ट 4 ईयर आते हैं वो भी फर्दर सब डिवाइडेड हैं 9th 10th और 11th एंड 12th में। तो जो गाइज पहले सबसे पहला 5 इयर्स का ड्यूरेशन है उसमें क्या होगा, प्ले एक्टिविटीज़ से या फिर जो ग्राउंड एक्टिविटीज़ होती हैं उससे स्टूडेंट्स को जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जो बिहेवियर होते हैं, वो सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को सिखाई जाएंगी। जो नेक्स्ट फेज़ है यानी कि 3 इयर्स का, उसमें क्या होगा, वो भी एक तरीके का प्ले स्कूल ही रहेगा, बट उसमें और थोड़ा फॉर्मल तरीके से स्टूडेंट्स की क्लासरूम ट्रेनिंग करी जाएगी और उसमें क्लासरूम में बैठा के स्टूडेंट को प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। जो उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर का फेज़ आता है यानी कि 6, 7, 8। तो गाइज, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। जो कोडिंग पहले स्टूडेंट्स जाके सीखते थे 11th और 12th के बाद, यानी कि हायर एजुकेशन सिस्टम में, अब ये कोडिंग सिस्टम स्टैंडर्ड 6 से ही इम्प्लीमेंट करने का रूल आ गया है। तो जो स्टूडेंट्स कोडिंग में इंटरेस्टेड होते हैं वो अब क्लास स्टैंडर्ड 6 से ही स्टार्ट कर पाएंगे अपना कोडिंग सिस्टम। तो ये एक बहुत वास्ट और बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया। तो गाइस, अब जो नेक्स्ट फेज़ आता है वो है हाई स्कूल फेज़, जिसमें 9th 10th और 11th एंड 12th इन्वॉल्व्ड हैं।
तो गाइज इसमें क्या होगा, इसमें अब बच्चों को यानी कि स्टूडेंट्स को अब पढ़ाई के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी दी जाएंगी, जिसका मतलब ये है कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि जैसे कि और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जिसमें वो उन लोगों का इंटरेस्ट है वो भी साथ में। तो गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नो हार्ड सेपरेशंस। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्टूडेंट पहले 10th पास करता था उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता था फोर्सफुली, जैसे कि साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। बट अब ऐसा नहीं होगा। जैसे कि जो स्टूडेंट्स पहले साइंस पढ़ता था यानी कि साइंस में सिर्फ वो 3 मेन सब्जेक्ट्स पे ही फोकस कर पाता था, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और जो कॉमर्स के स्टूडेंट था वो सिर्फ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस ऐसे पढ़ता था। बट अब ऐसा नहीं होगा। जो स्टूडेंट साइंस का होगा वो चाहे तो अपने जो पर्टिकुलर कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ ऑप्शन में इकोनॉमिक्स भी पढ़ पाएगा, या फिर जो भी एक बायो का स्टूडेंट है वो साथ में मैथ भी पढ़ पाएगा। तो गाइज ये एक फ़ायदा हो सकता है। इसका एक सीधा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, स्तुति खंडवाला का। ये एक सूरत में रहने वाली वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे टॉप लेवल के इंडिया के एग्ज़ाम्स निकाले हुए थे, जैसे कि नीट, आईआईटी, एम्स, जिपमर। इन्होंने इस लेवल के टॉप हाई रैंकिंग से एग्ज़ाम निकाले हुए थे। बट इनको आईआईटी में, एम्स में या फिर कोई भी टॉप मेडिकल कॉलेज में आसानी से इंडिया में एडमिशन मिल सकता था। फिर भी इन्होंने यहाँ पे इंडिया में कोई भी कॉलेज चूज़ ना करके MIT USA चूज़ किया, यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। गाइस जब इनसे पूछा गया इन्होंने ऐसा क्यों किया, तो इनका सीधा आंसर था कि इनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अलावा बायो भी पढ़ना था, जो इंडिया में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो गाइस ऐसे ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, इसलिए इन्होंने USA का एक कॉलेज चूज़ किया। सो गाइस द नेक्स्ट बिग थिंग इज़ प्यूपल टीचर रेशियो। गाइस ये प्यूपल टीचर रेशियो क्या है? इसका मतलब ये होता है कि एक टीचर के साथ एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो गाइस जो एडवांटेज इकोनॉमी है या फिर जो एडवांटेज एरियाज़ हैं वहाँ पे ये रेशियो रहेगा 30:1, यानी कि 30 स्टूडेंट्स एक टीचर इंस्ट्रक्ट करेगा उनको। और जो डिसएडवांटेज एरियाज़ हैं यानी कि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे ये रेशियो रहेगा 25:1, ताकि वहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। सो गाइस जो नेक्स्ट पार्ट है वो है मल्टीलिंगुअलिज्म, या फिर इसको हम 3 लैंग्वेज फार्मूला भी बोल सकते हैं। अब इसका ओवरऑल समरी तो ये निकल के आती है जिसके थ्रू होम लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अप टू ग्रेड 5 जो स्टूडेंट्स की पढ़ाई होगी वो होम लैंग्वेज या फिर रीजनल लैंग्वेज में कराई जाएगी। और आफ्टर ग्रेड 5 जो स्टूडेंट्स की पढ़ाई होगी वो या तो इंग्लिश में या फिर होम लैंग्वेज में उनके पास एक ऑप्शन रहेगा। सो गाइज यहाँ पे बेसिकली होम लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जा रहा है। और गाइज इसके अलावा जो स्केड्यूल 8 में लैंग्वेजेस मेंशन्ड है उसमें जो सबसे टॉप लेवल की एक लैंग्वेज है संस्कृत। पहले ये था कि संस्कृत सिर्फ 10th तक अवेलेबल थी, अब संस्कृत को ऑल लेवल्स में अवेलेबल करा जाए। सो ये था हमारा 3 लैंग्वेज फार्मूला या फिर मल्टीलिंगुअलिज्म। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड। सो गाइज हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। गाइस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? जब भी एक स्टूडेंट 12th क्रॉस करता है तो उसके बाद हायर एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन एडमिशन लेता है उस रेशियो को बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो गाइस 2018 तक ये रेशियो था 26.3%। ये एक बहुत कम रेशियो था जिसको अब बढ़ाकर 2030 तक का जो टारगेट है उसे करना है 50% तक का। सो गाइस ये जो रेशियो है 2018 का 26.3 ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इसका मतलब ये होता है कि अगर 100 स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं 12th के बाद किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में, उसमें से सिर्फ 26 ही आगे अपनी पढ़ाई कैरी ऑन कर देते हैं, बाकी या तो ड्रॉप आउट ले लेते हैं या किसी और वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला है गवर्नमेंट ने, जो है ओपन लर्निंग, ओपन सोर्स लर्निंग, या फिर जिसको हम डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी स्टूडेंट को बीच में अपना किसी वजह से कोई काम आ जाता है या फिर उसको साथ में जॉब करनी पड़ती है, तो वो घर बैठे ही या फिर अपने एक शहर से दूसरे शहर में बड़े कॉलेजों में पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकता है अपने घर बैठे ही। सो गाइस जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर वो है मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन।
या इसके अकॉर्डिंग अगर कोई स्टूडेंट एक फॉर एग्जांपल कोई डिग्री चूज़ करता है और फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद उसको वो चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो वो इजीली वे में उसको छोड़ सकता है और उसका क्रेडिट उसे मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई फर्स्ट ईयर कंप्लीट करता है तो उसे डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, और कोई अगर 2 ईयर कंप्लीट करता है तो उसे एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा, कोई अगर 3 ईयर कंप्लीट करता है तो उसे डिग्री दी जाएगी, और अगर कोई 4 ईयर्स कंप्लीट करता है तो उसे रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया जाएगी, और यहाँ पे कोई किसी के ऊपर नहीं हंसेगा। और इसके अलावा टॉप 100 फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को परमिशन दी जाएगी कि वो अपना कैंपस इंडिया में आके खोलें या फिर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन करें, और जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनको वास्ट एक्सपीरियंस या फिर वास्ट एक्सपोजर मिल पाए। सो गाइस, अब हमने बात कर ली इसके बेनिफिट्स, तो आइए अब हम बात करते हैं इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स के बारे में। तो पहला जो क्रिटिसिज्म आया है वो आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स के थ्रू। उनका कहना है कि यहाँ पे सारी पावर्स ट्रांसफ़र कर दी जा रही हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर को, जिसके थ्रू जो यूनिवर्सिटीज़ की मेंबरशिप थी उनको ख़तरा है, या फिर यूनिवर्सिटीज़ की मेंबरशिप्स उनसे ले ली जाएंगी। गाइस, जो नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है वो है स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का। उनका कहना है कि ये एक पूरा सेंट्रलाइज्ड डिसीजन ले लिया गया है बिना उनसे पूछे या बिना उनकी सहमति के। और गाइस, जो थर्ड क्रिटिसिज्म है वो है स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो कहते हैं कि ये पॉलिसी एंटी फेडरल और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। और गाइस, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये जो 6th स्टैंडर्ड से कोडिंग दी गई है, यहाँ पे क्या होगा, बच्चों के जो माइंड पे जो प्रेशर पड़ेगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि कोडिंग पे लोगों का जो वर्कलोड रहेगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो गाइज़, ये पॉइंट तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप इसका सीधा एग्जाम्पल ले सकते हैं चाइना। जो चाइना में ये चीज़ बहुत पहले से चलती आ रही है, और आज आप चाइना की ग्रोथ देख ही रहे हैं कि इंडिया से पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी उनकी इकॉनमी कितनी तेज़ ग्रो कर रही है। सो गाइज़, आई होप आप लोगों को ये पॉलिसी पसंद आई होगी। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये पॉलिसी के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सो थैंक यू सो मच।